माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरे करके मैं दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं अभी अपने ये जो चैप्टर नंबर 15 के अंदर अपने बाकी रहे थे दो टॉपिक, नाभिकीय भट्टी और संलयन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए, आज मैंने सारा लिख रखा है। लिख तो क्या रखा है, हुआ ऐसे कि मैंने पूरा लिख के सारा रिकॉर्ड किया वीडियो, लेकिन उसमें आवाज़ रिकॉर्ड हुई ही नहीं। तो फिर से अभी क्या है कि पूरा मिटाया नहीं था, तो अब मैं दोबारा, मैंने कहा लिखने की कौन करेगा, इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख के ही अब इसको बोलना ही है। तो इससे क्या होगा, कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। और आप लोगों से एक सुझाव मांग रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं उस तरीके से लिख लिख के पढ़ाऊँ या फिर पहले से लिखा हुआ रहे वही आपको बताऊँ। जैसा आपको समझ में आए मेरे प्यारे टाबरियों, वैसे ही पढ़ाएंगे। तो आप सबका कमेंट में ये आना चाहिए कि किस तरीके से ऐसे ही रखना है, यही सिस्टम ठीक है, या फिर खुद से लिख के वैसे पढ़ाया जाए। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं नाभिकीय भट्टी। तो इस नाभिकीय भट्टी, यहाँ पे कई बार इसका क्वेश्चन आता है, परमाणु भट्टी के रूप में भी बोल देते हैं कि परमाणु भट्टी। तो परमाणु भट्टी बोले चाहे नाभिक, देखो नाभिक और परमाणु अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जब बनेगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, वहाँ आ गया परमाणु भट्टी, तुम कहोगे हमने तो नाभिकीय भट्टी पढ़ी थी, परमाणु भट्टी में क्या लिखे, तो यही लिखना है। ठीक है, देखिए हाँ जी, होता क्या है इसमें, नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय भट्टी में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। उस नाभिकीय विखंडन से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है किसका उत्पादन करने में, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। उसको किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। और उस विद्युत ऊर्जा से शक्ति जनन किया जाता है, यानी शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो सीधी सी बात है, नाभिकीय भट्टी के अंदर नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, और उसको विद्युत ऊर्जा में बदल करके अपन ने उसका उपयोग किया शक्ति जनन में। ठीक है, ये जो नाभिकीय विखंडन यहाँ पे होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो क्या, कौन सा नाभिकीय विखंडन होता है, वो होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये जो नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। बात करें इसके डायग्राम की, तो डायग्राम बनाने का आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊं। सबसे पहले अपने को क्या बनानी है, यहाँ पे बेंजीन बनानी है। इस तरीके से क्या बना लेनी है, बेंजीन बना लेनी है। बेंजीन बनाने के बाद में अपने को सिंपल से यहाँ ऐसे करना है, ऐसे करना, और इनको ऐसे मिला देना। फिर सेम ऐसा ही इधर करना, ऐसे वी बनाएंगे, यहाँ उल्टा वी बनाएंगे, यहाँ सीधा वी, और इसको क्या कर देंगे, इधर मिला देंगे। फिर यहाँ से दोनों को मिला दो, ये मिला दिया साहब, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। डॉट 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 करके यहाँ मिला दिया। फिर आपको दिख ही रहा है, यहाँ से एक लाइन इस पे आधा आधा कर दिया इधर दोनों को, और ये इधर बना के बना दिया। यहाँ पे अपन ने रख रखा है यूरेनियम को। किसको रख रखा है, यूरेनियम को। बेलनाकार पात्र है एल्यूमिनियम के, उनके अंदर रखा हुआ है कौन, यूरेनियम। उनके अंदर कौन रखा हुआ है, यूरेनियम। ये जो पूरा घन बना हुआ है, ये जो घन टाइप बना होता है, ठीक है, यहाँ षटकोणी टाइप दिख रहा है, ये जो घन टाइप बना होता है यहाँ पे पूरा, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और ये जो दिख रही है अपने को, ये जो सब चीज़ें दिख रही है, ये होती है नियंत्रक छड़ें। क्या होती है, नियंत्रक छड़ें। ये नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है, कैडमियम की। टाबरियो, यहाँ पे कोई भी डायग्राम आपको बनाना है तो उस डायग्राम के नीचे आपको ये ज़रूर लिखना पड़ेगा, क्या चीज़, कि नाभिकीय भट्टी, चित्र नाभिकीय भट्टी। अब ये कहोगे ये कौन सी बच्चों वाली सी बात है कि नाभिकीय भट्टी लिखना कौन सा जरूरी है, बिल्कुल लिखना ज़रूरी है। आप सोचोगे कि यार ये चित्र बनाया तो एग्जामिनर को पता है ये तो नाभिकीय भट्टी है, चित्र देख के वही अंदाज़ा लगा लेगा कि ये तो नाभिकीय भट्टी है। भैया एग्जाम में क्वेश्चन आया नाभिकीय भट्टी का सचित्र वर्णन करो, तो एग्जामिनर को तो ये भी पता है कि नाभिकीय भट्टी का सचित्र वर्णन कैसे होता है। फिर कॉपी खाली छोड़ के आ जाना, एग्जामिनर नंबर दे देगा कि मुझे तो पता है नाभिकीय भट्टी कैसी होती है। ऐसा नहीं होता है। जो एग्जामिनर को सिर्फ उतना ही पता है जितना आप कॉपी में लिख के आते हो, वो उतने ही नंबर देगा जितना आपने लिखा है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या करती है, आपकी जो कॉपी आंसर शीट होती है उसमें आपका इंप्रेशन अच्छा बनाती है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। चलिए अपन इनके पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से 5 पार्ट है टोटल यहाँ पे। ईंधन, मंदक, नियंत्रक, छड़। यहाँ पर क्या हो गई, नियंत्रक छड़े, नियंत्रक छड़ हो गई। उसके बाद में क्या है, शीतलक और परिरक्षक।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ईंधन की। ईंधन, यहाँ ईंधन होता है विखंडनीय पदार्थ, ठीक है, यानी जो विखंडित होने वाला पदार्थ है, जो जिसको विखंडित होना है, वही किसका काम करता है, ईंधन का काम यहाँ पे करता है। कौन, विखंडनीय पदार्थ, ठीक है रसगुल्लों, ईंधन का काम कौन करता है, जो विखंडित होने वाला पदार्थ है वही किसका काम करता है, वही काम करता है ईंधन का, ठीक है। यहाँ पे ईंधन के रूप में यूज में लिया जाता है यूरेनियम 235 को। किसको यूज में लिया जाता है, यूरेनियम 235 को। यूरेनियम को क्या किया जाता है, उस यूरेनियम को ऐसे छोटे छोटे बेलनाकार एल्यूमिनियम के जो ऐसे होते हैं बेलनाकार एल्यूमिनियम के पात्र बनाए जाते हैं, उन एल्यूमिनियम के जो छोटे छोटे बेलनाकार अपन खोखले बनाएंगे, इनके अंदर यूरेनियम रख करके उसको पूरे को कहाँ रख दिए जाएंगे, जो ग्रेफाइट का बना हुआ घन है उसके अंदर रख दिए जाएंगे। तो यूरेनियम 235 की छड़ें बना करके एल्यूमिनियम के बेलनाकार पात्र में रख देंगे और उस बेलनाकार पात्र को फिर कहाँ रखेंगे, ग्रेफाइट के घन में, जैसा कि इसमें यहाँ पे रखा हुआ दिखाई आपको दे रहा है। क्लियर है। फिर आता है मंदक, मदन नहीं, मंदक। जो मंदक का काम क्या होता है, मंदक का काम होता है कि भैया साहब यहाँ से विखंडन हुआ, यहाँ से नए न्यूट्रॉन निकले, नए न्यूट्रॉन ढूंढ रहे हैं नए यूरेनियम को, नए यूरेनियम पे जाके अटैक करेंगे। इनकी गति को धीमा करना है, इनकी गति को क्या करना है, धीमा, कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए नहीं जाने देना इनको, इनको धीरे 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 जाने देना है, ठीक है, धीरे धीरे जाने देना है। तो यहाँ पे किस मंदक का काम क्या है कि इनके न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना है, मंदित करना है, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना है। क्या करना है रसगुल्लो, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना है। चलिए आगे, मंदक के रूप में यूज किसका किया जाता है, भारी पानी, ग्रेफाइट, इन चीज़ों का यूज किया जाता है। यहाँ पे बेरिलियम का ऑक्साइड भी यूज किया जा सकता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे, नियंत्रक छड़, नियंत्रक छड़ के रूप में यूज किया जाता है कैडमियम की छड़ों को। किसको यूज किया जाता है रसगुल्लों, कैडमियम की छड़ों को। तो कैडमियम की छड़ों को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कैडमियम का एक खास गुण होता है। वो गुण क्या है, कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है, न्यूट्रॉनों को अच्छे से अवशोषित करता है। कौन, कैडमियम। मान लीजिए यहाँ पे नियंत्रक छड़ की बात कर रहा हूँ मैं, के का मान ग्रेटर देन 1 है, यानी अभिक्रिया जो है वो क्या हो रही है, अनियंत्रित हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कैडमियम की छड़ें डाल देंगे, वो न्यूट्रॉनों का अवशोषण करेगी और इसको के को क्या करेगी, जल्दी से 1 पे ले आएगी। उनको नियंत्रित करके के बराबर 1 नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त की जाती है। मान लीजिए कई बार उसका रख रखाव करना है, भट्टी के जांच परीक्षण सब कुछ करना है, उस टाइम अपने को अभिक्रिया को मंद करना है, तो और ज़्यादा कैडमियम की छड़ें बाहर अंदर डाल देंगे कैडमियम की छड़ों को, और इस के का मान 1 से कम कर देंगे। जैसे ही मान के का 1 से कम होगा, 1 से कम होगा के का मान, तो अभिक्रिया मंद हो जाएगी, धीरे धीरे अभिक्रिया बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कैडमियम की छड़ों को उसके अंदर डाल करके वापस निकाल करके उनको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करके अपन क्या कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी हो सकती है, अभिक्रिया अनियंत्रित होती है, तो कैडमियम की छड़ों को क्या करेंगे, अंदर कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो न्यूट्रॉनों का अवशोषण करेगी। न्यूट्रॉनों के अवशोषण करने की वजह से यहाँ पर अभिक्रिया क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है रसगुल्ला। चलो आगे, फिर है शीतलक। शीतलक का क्या काम है, शीतलक का काम क्या है, यहाँ पर देखिए विखंडन होगा, तो विखंडन होगा, सीधी सी बात है, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उस ऊर्जा को क्या किया जाए, ठंडा किया जाए। ऊर्जा को ठंडा कैसे करेंगे, शीतलक की सहायता से। कैसे भाई साहब, वहाँ ज़्यादा ऊर्जा भी काम की नहीं है, तो उस ऊर्जा को क्या किया जाता है, उस ऊर्जा का यूज कर जाता है। क्या किया जाता है, यूज। ऊर्जा घटाने हेतु, ऊर्जा को वहाँ से हटाने के हेतु उसका जो क्रोड होता है, बीच वाला भाग जो क्रोड का क्षेत्र होता है, उसमें क्या करते हैं, उच्च दाब के ऊपर, किसके ऊपर, उच्च दाब के ऊपर जल या पिघला हुआ सोडियम, जल या पिघला हुआ सोडियम प्रवाहित कर देते हैं उसके चारों ओर। उसकी वजह से क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, तो उसकी ऊर्जा हटा ली जाती है। तो ऊर्जा हटाने हेतु क्रोड के क्षेत्र में उच्च दाब के ऊपर जल या पिघला हुआ सोडियम प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। अब भट्टी से ऊष्मा ले रहे हैं, भट्टी की ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, उस ऊष्मा का क्या यूज करते हैं, तो भट्टी से जो ली गई ऊष्मा है जो बहुत ज़्यादा है, उस ऊष्मा का उपयोग करते हैं जल को भाप में बदलने में। किस में बदलने में, जल को भाप में बदलने में। फिर इस भाप को क्या करते हैं, इस भाप की सहायता से टरबाइन घुमाते हैं। क्या घुमाते हैं, टरबाइन। और टरबाइन घुमा करके क्या निकाल लिया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। क्या उत्पादित की जाती है, विद्युत ऊर्जा। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या सिस्टम है,
कि जो ऊष्मा निकली उस ऊष्मा से जल को किस में बदला, भाप में बदला, भाप का यूज किस में किया, टरबाइन घुमाने में, टरबाइन घुमा करके क्या उत्पन्न कर ली, विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? ठीक है, ओके। मुस्कुरा रहा है नालायक। चलिए नेक्स्ट, परिरक्षक। परिरक्षक, तो देखिए परिरक्षक किस काम का होता है, आपको पता है नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होगा, नाभिकीय अभिक्रिया में बात ये होगी कि नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। एनर्जी के साथ यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलेगी। वो विकिरणें क्या होती है, हानिकारक होती है, तो उन विकिरणों को बाहर जाने से रोकना है, पर्यावरण में जाने से रोकना, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाएगी, आदमियों को नुकसान पहुंचाएगी, जो आसपास में काम कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी, सबको नुकसान पहुंचाएगी। तो उनको क्या किया जाता है, रोका जाता है। उनको रोकने के लिए परिरक्षक यानी चारों ओर आवरण बनाया जाता है। ठीक है, चारों ओर क्या बनाया जाता है, आवरण बनाया जाता है। अरे जैसे नहीं बनाए जाते राजे महाराजे, ऐसे मायुसमती साम्राज्य की रक्षा करने के लिए चारों ओर गढ़ के ऊपर मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती। यहाँ पर भी क्या किया जाता है, परिरक्षक के रूप में कंक्रीट सीमेंट से बनी मोटी दीवारें बनाई जाती है। ये दीवारें क्या करेगी, वो जो हानिकारक रेडियो एक्टिव विकिरणें उनको बाहर जाने नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीट सीमेंट की मोटी दीवार बनाई जाती है। अब देखिए परिरक्षक ठीक है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव यहाँ पे अपशिष्ट निकलते हैं, क्या निकलते हैं, अपशिष्ट, वो भी बड़े भयानक होते हैं। उनका निस्तारण बहुत बड़ी समस्या है, मुख्य समस्या है। ठीक है, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी लापरवाही कर दी जाए, या नाभिक की भट्टी का ये जो काम चल रहा है इसमें थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरत दी जाए तो बहुत भारी हानि हो सकती है। ठीक है, ऐसी ही एक घटना हुई थी रूस में 1986 में। वर्तमान में वो जगह पड़ रही है यूक्रेन में। जगह कौन सी थी, चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र में ये घटना हुई थी। तो चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र घटना कहाँ की है, रूस की है। कब हुई थी, 1986 में हुई थी। इंपॉर्टेंट होती है चेरनोबिल, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाबरियो एक चीज़ लिखी हुई है 99%। ये जो चैप्टर है यहाँ से आपको 99% नहीं 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हर हाल में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र की घटना रूस में कब हुई थी, 1986 में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये हो गई कौन, नाभिकीय भट्टी कंप्लीट। अभी अपन बात करते हैं किसकी, नाभिकीय संलयन की। किसकी बात करते हैं, नाभिकीय संलयन की। कौन सा संलयन है ये, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो नाभिकों को क्या किया जाता है, संलयित कराया जाता है। क्या कराया जाता है, दो नाभिकों को संलयित कराया जाता है। ठीक है, तो उन दो नाभिकों का संलयन कराना आसान नहीं है। दोनों के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, भयंकर वाला कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा, पास नहीं आ पाएंगे। आप अपना पूरा जोर लगा लोगे उनको मिलाने का, लेकिन मिलेंगे नहीं रे। पूरी कायनात एक हो जाएगी उनको मिलाने में, लेकिन मिलेंगे नहीं। अरे कायनात एक होने का मतलब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रे। कितनी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए रे, 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तब जाकर के उनके मिलने की संभावना बनती है रे नाभिकों के। ठीक है टाबरियो, इतना आसान नहीं है रे मिलना। तो ये कायनात जो है 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी वाली, ये इतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा से अगर उनको पास में लाएंगे तो मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे रे, मिल जाएंगे। कोई रोक सको तो रोक लो रे, ये तो मिल गए। कितनी एनर्जी पे, इतनी एनर्जी पे। क्या इतनी एनर्जी पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन जितना इतनी एनर्जी उत्पन्न करने में खर्चा आएगा, संलयन के दौरान जो ऊर्जा निकलेगी वो इतनी होगी नहीं। ठीक है, तो ये मामला पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर अपन कर भी लेंगे तो ये फायदेमंद है, फायदे वाला सौदा नहीं है। यहाँ नाभिक के संलयन की परिभाषा किस तरीके से लिख देंगे कि दो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं और यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन। दूसरा तरीका इसका ऐसा हो सकता है कि ताप के द्वारा। ताप के द्वारा कैसे, कि जो द्रव्य है, मैटर है, पदार्थ है, उसको द्रव्य अवस्था में रखेंगे। किस अवस्था में, गैस अवस्था में रखेंगे उसको। कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। और गैस अवस्था में उसके ऊपर देंगे ताप, टेम्परेचर, भयंकर वाला टेम्परेचर। क्या रेंज होगी, 10 की पावर 9 केल्विन की रेंज होगी। कितनी रेंज होगी, 10 की पावर 9 केल्विन की रेंज होगी। इतनी ज़्यादा रेंज, इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसको देंगे, तब जा कर के वो क्या होगा, उनके अंदर रैंडमली टक्कर होगी, उनकी आपस में रैंडमली टक्कर होगी। रैंडमली टक्कर होगी, कभी इससे टक्कर, कभी उससे टक्कर, रैंडमली टक्कर। और उस रैंडमली टक्कर की वजह से नाभिक आपस में हो जाएंगे संलयित। नाभिक क्या हो जाएंगे भैया, संलयित हो जाएंगे। और ये जो संलयन है ये कहलाता ताप नाभिकीय संलयन। 10 की पावर 9 केल्विन टेम्परेचर, छोटी मोटी बात है कि कहाँ मिलता है, तारों में या सूर्यों में, तारों में या सूर्य में। ठीक है, आ तुझे ले चलूँ मैं
तारों के शहर में। क्यों? ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दिखानी है, इसलिए कहाँ लेके जा रहा है कवि? क्या कहना चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है कि मैं तुझे ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बताना चाह रहा हूँ, इसलिए तेरे को कहाँ लेके जा रहा हूँ? तारों के शहर में। अबे गधे, कुछ नहीं पड़ा तारों के शहर में। यहाँ आ जाओ और इसको याद कर ले कि 10⁹ केल्विन रैंडमली टक्कर होगी तो संलयन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ होती है अभिक्रियाएं? ताप नाभिकीय संलयन कहलाती है, और होती क्या है? तारों में और सूर्य में। यहाँ पे देखिए इस इनका हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भैया? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का यूज करके क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बम होता है अभी तक विनाशकारी कार्यों में ही यूज हो सकता है, शांति प्रिय कार्यों में यूज नहीं हो सकता। यहाँ से जो एनर्जी होती है नाभिकीय संलयन वाली, वो पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक एनर्जी नहीं होती है, लेकिन इसका उत्पन्न करना आसान नहीं है। आपकी बुक में एक संलयन की अभिक्रिया दे रखी कि ड्यूटेरियम का जो नाभिक है वो ड्यूटेरियम के दूसरे नाभिक से संलयित होकर के एक ट्राइटियम और एक प्रोटियम बना रहा है, और यहाँ पर एनर्जी निकल रही है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसके बाद में आगे ये जो ट्राइटियम है वो ट्राइटियम फिर से एक ड्यूटेरियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है एक हीलियम का नाभिक। यहाँ एक न्यूट्रॉन निकल रहा है और एनर्जी निकल रही है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों अभिक्रियाओं को अपन क्या कर देते हैं? एक साथ लिख देते हैं जोड़ करके, तो कॉमन चीज़ है वो कैंसिल हो जाएगी। 1s3 आपस में कैंसिल, तो 1 2 3 ड्यूटेरियम कितने हो गए? 3 ड्यूटेरियम। तो इधर 3 ड्यूटेरियम है, 3 ड्यूटेरियम मिलकर के एक इधर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं, एक प्रोटियम बना रहे हैं, एक न्यूट्रॉन बना रहे हैं। 17.6 और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलकर के हो गई 21.6 मेगा वोल्ट एनर्जी। ठीक है, 21.6 मेगा वोल्ट एनर्जी हो गई। अगर मान लो यही अभिक्रिया ड्यूटेरियम की बजाय अपन प्रोटियम से लेकर के कराएं, या इसे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी बोलते हैं, तो ये एनर्जी मुक्त होती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी मुक्त होती है? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बुक में अभिक्रिया दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने ये कराई है। ठीक है, अपने नोट्स के अंदर दिए वो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र वाली है, जो 1h1 से होती है और उसमें एनर्जी निकलती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भैया, तो इस तरीके से ये नाभिकीय संलयन कंप्लीट हुआ। यहाँ एक और चीज़, जो हाइड्रोजन बम होता है, अगर इसका परीक्षण करना होता है या हाइड्रोजन बम को यूज, तो इसके लिए सबसे पहले वहाँ पर परमाणु बम गिराया जाता है। क्यों? परमाणु बम, देखिए हाइड्रोजन बम होता है वो किस चीज़ पे काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो पहले वहाँ परमाणु बम गिराया जाएगा, उस परमाणु बम के कारण बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न होगा, फिर हाइड्रोजन बम गिराया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, पहले परमाणु बम गिराया जाएगा, फिर उसका जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के अंदर बढ़ जाएगा बहुत सारा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बम गिराया जाएगा, इसलिए वहाँ पे नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम बहुत ही भयानक होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन, नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर आएगा। वहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो ऊर्जा इतनी कम है, लेकिन फिर भी ये ऊर्जा 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी कम ऊर्जा है संलयन में, फिर भी ये ऊर्जा ज़्यादा खतरनाक होती है विखंडन वाली से। विखंडन में यूरेनियम के विखंडन से कितनी ऊर्जा आ रही थी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे भी ज़्यादा ये क्या होती है? खतरनाक होती है। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ठीक है, वो क्या आएगा? वो अपने पास आएगा क्या चीज़? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अंतर, और दूसरा होगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर। सिर्फ ये 2 टॉपिक बाकी रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अभी तक लास्ट तक जो सारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर यस सर लिखना। ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, वरना फिर पढ़ाई होगी अच्छे से। ठीक है, जल्दी अपना टेस्ट आने वाला है, और मुझे बताइएगा कि ये टेक्निक सही है या फिर लिख लिख के हर चीज़ पढ़ाई जाइए। इस टेक्निक में वीडियो अपने जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, टाटा बाय बाय।